हेलो स्टूडेंट्स, गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो जैसा कि आपके सामने लिखे हुए हैं, एल निर्देश तंत्र, सी निर्देश तंत्र, वर्ड लाइन, स्टिक का निर्देश तंत्र, इनके बारे में। ठीक है, आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। फटाफट से हम लोग कॉपी निकालेंगे और लिखेंगे। तो फिर समझ लो, है ना। एल निर्देश तंत्र क्या होगा? लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सामान्य निर्देश तंत्र, जिनको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होंगे? एल निर्देश तंत्र होंगे। ठीक है। सी निर्देश तंत्र की बात करें, एल मतलब लैब, लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हमने, है ना। सी निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि यदि हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लैब, और किसी वस्तु, उसके जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, उसको क्या करें हम, किसी वस्तु के सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट कर दें, तो अब जो मेरे पास निर्देश तंत्र बनेगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। फिर बात करूं दीर्घकाल निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें हम क्या करें, समय, चारों कोऑर्डिनेट्स की बात करें, स्थिति और समय के निर्देश तंत्र, निर्देशांकों की भी बात करें। फिर आता है जगत रेखा। दीर्घकाल निर्देश तंत्र में किसी भी रेखा, किसी भी वस्तु के लंबाई दिखा रहे हो, तो वो रेखा जो होगी वो क्या होगी? जगत रेखा कहलाएगी। और कोई पॉइंट उसके अंदर क्या कहलाएगा? जगत बिंदु कहलाएगा। वर्ड पॉइंट, वर्ड लाइन की बातें करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक से समझा दिया। फटाफट से अपन कॉपी निकालो, क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो इसलिए हेडिंग डालोगे एल निर्देश तंत्र। क्वेश्चन में लिखना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, इंग्लिश वाले लिखो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एल मतलब लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें लिखो सामान्य निर्देश तंत्र को ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। सामान्य निर्देश तंत्र को ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को कैपिटल एल से व्यक्त करते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को कैपिटल एल से व्यक्त करते हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र एल निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु ओरिजिन। इंग्लिश वाले लिखो जनरली, या फिर ऑल जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नोन एज लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है, ये बना दो हिंदी वाले जब तक। ये मूल बिंदु ओरिजिन। हाँ, और फिर इट left frame of reference is represented by capital L. Left frame of reference represented by capital L. All inertial frame of references are lab frame of reference. और ये बना दो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एल निर्देश तंत्र। अगले हेडिंग डालो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। सी निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी वाले लिखो यदि एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को, यदि एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को द्रव्यमान किसी किसी वस्तु के या किसी पिंड के, किसी वस्तु के या किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से संयोजित कर दें, द्रव्यमान केंद्र से संयोजित कर दें, तो प्राप्त निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। इंग्लिश में लिख दो फटाफट जब तक। If origin of L frame of reference is connected to center of mass, is connected to center of mass of an object, then obtained frame of reference is known as center of mass frame of reference। अगले यार लोग हिंदी वाले, सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान 0 प्राप्त होता है।
सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसे शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख दो। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस total momentum of particle is zero, so it is also known as zero momentum frame of reference। zero momentum frame of reference ये बना दो। हाँ, ये प्रूव किया हमने फर्स्ट ईयर में, अब नहीं करेंगे अपन बार बार उसको, है ना। हिंदी वाले हेडिंग डालो, दिक् काल निर्देश तंत्र। दिक् काल निर्देश तंत्र थर्ड पॉइंट है ना, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें लिखो, दिक् काल निर्देश तंत्र आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अवधारणा है। स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज concept of special theory of relativity। इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण कण की व्याख्या करने के लिए स्थिति के साथ साथ समय की भी आवश्यकता होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, to fully explain a particle, we require position as well as time coordinates। ठीक है, आगे लिखो, यदि किसी निर्देश तंत्र के लिए दिक् और काल निर्देशांकों को संयुक्त रूप से दर्शाया जाए, दिक् और काल निर्देश तंत्रों को संयुक्त रूप से दर्शाया जाए, तो यह निर्देश तंत्र दिक् काल निर्देश तंत्र कहलाता है। If for a frame of reference, position and time, क्वेश्चन में लिखना, space and time coordinates are represented, then this frame of reference is known as space time frame of reference। देखो, हमने लिखा भी है यहाँ पर, दिक् काल निर्देश तंत्र में दिक् काल निर्देशांक क्या होते हैं हमारे पास, एक्स बाई जेड कोमा आयोटा सी टी। आयोटा सी टी क्यों लिया है, देखो आयोटा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी के लिए लिया है। सी क्या होता है, समय, टाइम, ओ सॉरी वेग, क्या हो रहा है, प्रकाश का वेग। टाइम क्या है, समय। वेग क्या होता है, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा सी टी। ठीक है, तो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स किसके लिए रखे हैं, स्थिति के लिए रखे हैं, बस दिखाने के लिए हमने क्या किया है, दिक् मतलब स्थिति, और ये किसका है, समय का। ठीक है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ये किसके हैं, पोजीशन, स्पेस, और ये किसके हैं, टाइम के। लिख दो। लिख दिया। हिंदी वाले लिखो, दिक् काल निर्देश तंत्र में 4 निर्देशांक उपस्थित होते हैं, अतः इसे चतुर्विम निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इन स्पेस टाइम frame of reference 4 coordinates are present, so it is known as 4-dimensional coordinate system। अगली हेडिंग डाल लो, वर्ड लाइन, जगत रेखा। दिक् काल निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा का उपयोग किया जाता है, यह रेखा ही जगत रेखा कहलाती है।
यह रेखा ही जगत रेखा कहलाती है। इन स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस we use a line to represent vector length. This line is known as world line. अगली हेडिंग डालो, जगत बिंदु। दीर्घकाल निर्देश तंत्र में जगत रेखा का निर्माण जिन बिंदुओं द्वारा होता है उन बिंदुओं को जगत बिंदु कहते हैं। In space time frame of reference, world line is made up from those points is made up from points. Those points are known as world points. दिक्कत है यहां तक? क्या कहा है हमने? देखो कि स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिक्काल निर्देश तंत्र में हम क्या करेंगे, सदिश लंबाई को व्यक्त करेंगे, एक वेक्टर लेंथ होगी उसको डिनोट करेंगे, वो क्या होगी हमारे पास, जगत रेखा होगी, वर्ल्ड लाइन होगी। और जगत रेखा रेखा क्या होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिन बिंदुओं से मिलकर बनेगी उसको क्या कहेंगे, जगत बिंदु कह देंगे। खत्म बात वहां पर, ठीक है। हम्म अब हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग या सेकंड लास्ट हेडिंग, इसकी बात करें हम, लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं आपके पास, कि मान के चलो आपके पास क्या है, एक प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है। ठीक है, इस प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है। और ये आपका ओरिजिन, इसमें कोई रॉड है जो क्या कर रही है, वी वेलोसिटी से गतिशील है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपका x1, ये आपका x2। इसकी लंबाई मैंने बोल दी कितनी है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में l, तो l बराबर क्या होगी, x2 माइनस x। कोई दिक्कत है? एक ही समय की बात करें, t बराबर t2 t1। ठीक है, एक ही समय पर हमने ये निकाली। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो क्या कर रहा है, v वेग से गतिशील है, y एक्सिस, x एक्सिस, z। ठीक है, इसके अंदर भी यही लेंथ है, यही छड़ थी हमारे पास, और इसको हमने देखा। अब इसकी लंबाई पहले कितनी थी, एल थी, अब हमें देखी कितनी, एल नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x2 डैश, ये x1 डैश, और ये अभी भी v वेलोसिटी से गति कर रही है। जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, आप भी मूव कर रहे हो, ट्रेन भी मूव कर रही है। ये क्या है, आप मूव कर रहे हो लेकिन आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव नहीं कर रहा, तब की है। तो यहां पर एल डैश क्या होगा, एल नॉट क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश। यही होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें अंतर बता देता हूं, यहां से यहां चालू है, उपयुक्त निर्देश तंत्र, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एल नॉट क्या है, प्रॉपर लेंथ।
उचित लंबाई, ठीक है, लिख दो एक बार, ये बना लो फटाफट से। उपयुक्त लंबाई या उचित लंबाई, जो भी हम इसको बोल देंगे, ठीक है। ये आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वो आपका मोशन कर रहा है। इसको एस बोल देना, इसको एस डैश बोल देना। नोट्स में लिखोगे तो लिख लेना अपने पास, ठीक है। लॉरेंज फ्रॉम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, समीकरण से x2 डैश क्या होगा, गामा x2 माइनस वी टी टू, गामा x2 माइनस वी टी टू, यही होगा। x1 डैश कितना होगा, यही होगा, सॉरी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको, अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, यहीं कहीं लिख लेना, आपको जगह मिले यहाँ पर, T2 बराबर के T1 बराबर के T है, ठीक है। तो एल नोट क्या हो जाएगा आपके पास, x2 डैश का मान गामा x2 माइनस वी T2 माइनस गामा x1 माइनस वी T1। एल नोट बराबर कितना हो जाएगा, गामा हमने कॉमन ले लिया, x2 माइनस x1 माइनस वी कॉमन ले लिया, T2 माइनस, इसका मान कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल माइनस वी, ये कितना हो जाएगा, एल नोट कितना आ जाएगा आपके पास, गामा एल, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम बना चुके होंगे आप, इधर वाला, गामा कितना होता है, 1/√ऑफ, माफ करना, वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास एल आपके पास क्या आएगा, एल 1/गामा होता है, ये याद रखना, इधर हो जाएगा एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ठीक है। एल नोट कैसी है, मूविंग, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हो, तो कैसी है, आप मतलब रेस्ट पे हो गए हो, ठीक है। ये कब की है, जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आप दोनों मूव कर रहे हो। और वो कब थी, एल कब थी, जब आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, फ्रेम मूव नहीं कर रहा। तो यहां से क्या हो रहा है, अपने पास लंबाई में संकुचन प्राप्त हो रहा है, लिख दो फटाफट। लिख दिया। क्या कह रहे हैं यहां से, लंबाई में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई आयताकार पिंड है जो प्रकाश के वेग से गति करेगा, तो मुझे वो कैसा मिलेगा, उसकी जो लंबाई है उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ संकुचन हो जाएगा। देखो अगर मेरे पास एक वृत्ताकार, सॉरी, एक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार पिंड, स्क्वायर ऑब्जेक्ट, ये मूव कर रहा है किससे, v इक्वल टू v सिमिलर टू c है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर, आयताकार पिंड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई गोली है, कैसा है, स्फेरिकल या सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो ज्यादा दिख जाएगा आपको,
साकार, सर्कुलर। ये कैसे मूव कर रहा है? तो इसमें क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार पिंड मिल जाएगा हमको, है ना? इलिप्टिकल हमको शेप मिल जाएगी। ठीक है? अब मैं बात करूँ टाइम डायलेशन, टाइम हेडिंग डालेंगे टाइम डायलेशन, ये लिख दो फटाफट से। टाइम डायलेशन, ठीक है? समय में काल वृद्धि जिसको बोलेंगे। और काल वृद्धि क्या होगा? उचित समांतराल की हम बातें करेंगे और इसको आप निकालोगे खुद। टाओ कितना होता है? T2 माइनस कितना होता है टाओ? T2 डैश माइनस T1। वही काम है अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। एक निर्देश तंत्र में टाओ लोगे, दूसरे में निर्देश तंत्र में T2 डैश माइनस T1 डैश लोगे। इसके मान यहां से निकालोगे, निकाल सकते हो। इनके मान लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से निकालोगे, यहां पे रखोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? टाओ बराबर के अपने पास निकल के आ जाएगा सूत्र, टाओ बराबर के टाओ नॉट बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो ये खुद से करोगे, टाओ T2 डैश और T1 डैश का मान निकाल के यहाँ पे रखोगे। T2 डैश और T1 डैश का मान कहाँ से निकालोगे? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से, जैसे अभी मैंने पिछला वाला किया था, इसको तुम करोगे। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। ये आप खुद करोगे, हालांकि पहले एग्जाम में नहीं पूछे, पर ये खुद से करोगे। आधे नंबर में एक नंबर पूछ ले, नहीं ज्यादा नहीं पूछेगा, पर ये पूछेगा। ठीक है, सूत्र पूछेगा सीधा। तो ये आप खुद से करोगे। ये चैप्टर खत्म होता है और आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, कोई समस्या है तो पूछते रहो। राधे राधे।